नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, ईरानी युद्ध से दुनिया पर मंडराया कोविड जैसा संकट, तेल की कीमतों में भारी उछाल। ईरान युद्ध पर पीएम मोदी आज करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग। पाक अफगान सीमा पर फिर छिड़ा खूनी संघर्ष, सीज फायर खत्म होते ही गोलीबारी शुरू, 3 चौकियां तबाह और कई मौतें। नेपाल में नए लोकतांत्रिक युग का आगाज, सांसदों ने ली शपथ, बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने की तैयारी तेज। बंगाल में टीएमसी भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच खूनी हिंसा, 20 से अधिक लोग घायल। अब खबरें विस्तार से। लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। मॉस्को में व्यापारिक नेताओं को संबोधित कर पुतिन ने कहा कि ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच छिड़ी ये जंग विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए कोविड-19 महामारी जैसा विनाशकारी संकट पैदा कर सकती है। पुतिन के अनुसार इस युद्ध के वास्तविक परिणामों का सटीक अनुमान लगाना फिलहाल नामुमकिन है और जो देश इसमें सीधे तौर पर शामिल हैं, उन्हें भी भविष्य के खतरों का अंदाजा नहीं है। इस युद्ध का सबसे घातक असर वैश्विक सप्लाई चेन और ऊर्जा क्षेत्र में दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 5% तक बढ़ गई हैं। ईरान द्वारा सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बाबा अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की धमकी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों की चिंता बढ़ा दी है। विश्व व्यापार संगठन ने इसे पिछले 80 वर्षों का सबसे बड़ा व्यापारिक संकट करार दिया है, जो वैश्विक लॉजिस्टिक और उत्पादन व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। पश्चिमी एशिया में जारी भीषण संघर्ष और ईरान युद्ध के वैश्विक असर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 27 मार्च को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस चर्चा में युद्ध के कारण उपजे आर्थिक और सामरिक संकट पर मंथन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पहले ही संसद में चेतावनी दी थी कि आने वाला समय कोरोना काल जैसी कड़ी परीक्षा ले सकता है, जिसके लिए केंद्र और राज्यों को टीम इंडिया की भावना के साथ मिलकर काम करना होगा। हालांकि सरकार ने देश में ईंधन की कमी की अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत के पास 60 दिनों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सोशल मीडिया पर चल रही किल्लत की खबरें महज प्रोपेगेंडा है। गौरतलब है कि भारत अपनी जरूरत का आधा तेल और गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए मंगवाता है, जो युद्ध के कारण फिलहाल प्रभावित है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सप्लाई चेन को सुरक्षित रखना और देश में पैनिक की स्थिति को रोकना है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ईद के मौके पर हुआ 5 दिवसीय अस्थायी युद्ध विराम खत्म होते ही सीमा पर एक बार फिर बारूद बरसने लगा है। बुधवार को शुरू हुई इस ताजा हिंसा में दोनों ओर से 3 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। अफगान तालिबान के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने सीमावर्ती इलाकों में दर्जनों तोप के गोले दागे, जिसके जवाब में अफगान बलों ने जवाबी कार्रवाई कर पाकिस्तान की 3 अग्रिम चौकियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। दोनों देशों के बीच तनाव की जड़ प्रतिबंधित संगठन टीटीपी है, जिसे लेकर पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर पनाह देने का आरोप लगाता रहा है। हाल ही में पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा की गई एयर स्ट्राइक और उसके बाद उपजे युद्ध जैसे हालात ने इस क्षेत्र में अस्थिरता को चरम पर पहुंचा दिया है। पाकिस्तान का दावा है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, वहीं तालिबान इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बता रहा है। फिलहाल सीमा पर तनाव बरकरार है और बातचीत की गुंजाइश खत्म होती नजर आ रही है। नेपाल की राजनीति में एक नया ऐतिहासिक मोड़ आ गया है, जहां नवनिर्वाचित सांसदों ने काठमांडू के सिंह दरबार में पद और गोपनीयता की शपथ लेकर विपक्षी विधायी अवधि की औपचारिक शुरुआत कर दी है। इस शपथ ग्रहण समारोह की खास बात यह रही कि 63 सांसदों ने अपनी क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हुए अपनी मातृभाषा और पारंपरिक वेशभूषा में शपथ ली। सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी ने सभी नवनियुक्त प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। इस बीच नेपाल की सत्ता के गलियारों में बालेन शाह के नाम की गूंज सबसे तेज है। राष्ट्रीय स्वतंत्र
पार्टी ने एक महत्वपूर्ण बैठक में बालन शाह को सर्वसम्मति से अपना संसदीय दल का नेता चुन लिया है। इस निर्णय के बाद अब उनके शुक्रवार को नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने की प्रबल संभावना है। बालन शाह के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की सुगबुगाहट ने देश में राजनीतिक स्थिरता की नई उम्मीद जगा दी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण के मतदान से पहले हिंसा का दौर शुरू हो गया है। दक्षिण 24 परगना के बासंती विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस और भाजपा समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। इस बीच चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए खुलासा किया कि चुनाव घोषणा के बाद से अब तक 5 राज्यों से 400 करोड़ से अधिक के अवैध प्रलोभन, कैश और ड्रग्स जब्त किए जा चुके हैं। सियासी मोर्चे पर जुबानी जंग तेज है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी भारत में नहीं बल्कि केवल पड़ोसी देशों में ही सरकार बना सकती है। वहीं केरल में मुख्यमंत्री पिनाई विजयन ने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए, जिसे शशि थरूर ने बकवास करार दिया। इन विवादों के बीच बंगाल में रामनवमी की रैलियों ने भी राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है, जहां टीएमसी और भाजपा के बीच राम के नाम पर तीखी बहस जारी है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।